योनि शक्ति शिवा शिवोऽहं योनि शक्ति ज्ञानं सोऽहं लिंगां शंभो शिवा शिवा। राई कोथा ने योनि जैसे शब्द को बहुत सुदृढ़ता से स्थापित कर दिया। जब आप इस तरीके की विषय वस्तु को सामने रखती हैं तो क्या आपका भी विरोध होता है? राई कोथा का भी विरोध होता है। जब आप मूलाधार पे पूरी तरीके से स्थापित है तो जाहिर सी बात है हृदय चक्र वो प्रभावित होगा। आपके सामने कोई आपको ट्रोल कर रहा हो तो कैसे आउटकम कर पाएं आप कि ऐसा क्या हुआ, व्हाई यू डिच योर बॉलीवुड करियर और समथिंग, जो आप एक्ट्रेस थी, व्हाई यू लीव दैट? एक्टिंग प्रोफेशन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन मुझे एक टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वहाँ से मुझे कुछ शायद जितना मुझे मिलना था उतना नहीं मिल रहा है। योग में नग्नता भारत के परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या टिप्पणी है इसमें? कुछ कन्याएं वस्त्रों को छोटा या अदर्शनीय इसलिए बना देती हैं कि लोग उनके वीडियोस को देखें। हाँ। कौन से अभ्यास को महसूस किया कि एक योग शिक्षक के साथ साथ सामान्य जनता के लिए भी बहुत जरूरी प्राणायाम? क्या तंत्र योग समाज के कल्याण के लिए भी साबित हो सकता? क्या एक अष्टांग योगी भी तंत्र योगा सीख सकता है? घंटे पीछे आप 10-10 हज़ार रुपये ले लेती हैं, इस तरीके का, मतलब आप स्वयं भी बहुत एक्सपेंसिव योग शिक्षिका हैं। चलिए अब बहुत क्विकली मैं कुछ आपसे रैपिड फायर प्रश्न पूछता हूँ। योग को आध्यात्म में रहने दें या योग को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए? तय योग शिक्षकों को जैसा वस्त्र धारण करना चाहिए या वो कुछ भी ऊट पटांग पहन के जा सकते? अच्छा, अष्टांग योग ही इतना क्यों पॉपुलर है, अन्य योग क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। योग शिक्षक साधक नहीं बचा इस समय, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? कि योग शिक्षक विदेश में स्थापित होना चाहता है, जो कि आप तो पूरे विश्व में स्थापित है। फॉरेन जाने के लिए या एक व्यक्ति को क्या ऐसा गुण लेना चाहिए कि वो विदेश चला जाए? नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यत्र तत्र बहुत सारे विषयों पे बातें करते रहते हैं और ऑथेंटिकेट करके बात करना, वैलिडेट करके बात करना संभवतः अभी कम हो चला है। इस संदर्भ में हमने कोशिश किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसे विद्वानों को आमंत्रित करें जिन लोगों ने योग के साम्राज्य में, योग की दुनिया में, लौकिक दुनिया में खास करके कुछ ना कुछ ऐसा विशिष्ट प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश की है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल, जो कि ऐतिहासिक धरती है भारत के संदर्भ में, वहाँ की विश्वविख्यात योग शिक्षिका सुश्री राई कोथा मैडम को आज हमने आमंत्रित किया है। राई कोथा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्ववत में आप बंगाली मूवीज़ में एक्टर के तौर पर स्थापित रहीं, एक्टिंग की एक्ट्रेस रहीं। तदुपरांत जीवन की नैसर्गिकता ने इतना शानदार मोड़ लिया और अब पूर्णकालिक योग शिक्षिका बन चुकी हैं। राई कोथा जी के फैंस पश्चिम बंगाल सहित पूरे दुनिया में हैं और ये सारे फैंस इनके ज्ञान कौशल और एडवांस आसनों को बहुत सरलता से सिखा देने वाली टेक्निक के कारण है, ना कि इनकी फेस वैल्यू को बहुत ज़्यादा मानते हुए। इनके ज्ञान कौशल ने इनको राई कोथा बनाया है। वास्तविक स्वरूप में इनका कुछ अन्य नाम भी है। मौलिक रूप में शक्ति संवहन के सिद्धांत को, शिव शक्ति के सिद्धांत को समझते हुए आपने कार्य किया, जो कि आज के समय में एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। जब आप तंत्रा योगा की बात करते हैं और तांत्रिक गतिविधियों की बात करते हैं, ऐसे में जब योग आता है तो पश्चिम बंगाल तंत्र योग का गढ़ रहा है, परंतु अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो चली हैं। हम में से चाहे मैं हूँ या आप हों, आप देखेंगे कि हम हठ योग और अष्टांग योग के विधाता बन चुके हैं। अष्टांग योग को ही फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं होना था। अन्य योग को भी आगे आना था। मंत्र योग भी था, लय योग भी था, राजयोग भी था, परंतु अब इस प्रकार का योग उतना आगे नहीं रहा। इसी में तंत्रा की बात करते हैं तो विदेशों में तंत्र बहुत बुरी तरीके से स्थापित हो चला है और जिसका प्रवाह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर देखने को मिल जाएगा। आप भी बाखूबी जानते हैं मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ।
आज इस पॉडकास्ट में सुश्री राई कोथा जी को आमंत्रित करते हुए मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मेरा भी प्रणाम लेना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बुलाया है और आपके साथ बैठ के बात करना मतलब और बहुत कुछ सीखना। एंड पार्डन मी फॉर माय हिंदी, अभी मैं हिंदी सीख रही हूँ और बस बहुत खुश हूँ आपके साथ मिलके। ये मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आपने इतनी विनम्रता का परिचय दिया है। मैम, आज की ऑडियंस आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती है कि राई कोथा ने योनि जैसे शब्द को बहुत सुदृढ़ता से स्थापित कर दिया। राई कोथा ने शक्ति योग का स्वरूप लिया और उसे स्थापित करने में योगदान दिया। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि डिफ़िकल्टी कितनी रही होगी, क्योंकि आज का समाज जब हम तंत्रा की इन गतिविधियों पे बात करते हैं तो वो स्वीकार नहीं करता है। आपके सामने भी कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो जब आप वास्तविक स्वरूप में, जब आप लेखनी के स्वरूप में, जब आप विद्वता के स्वरूप में स्थापित होती हैं एंड जब आप इस तरीके की विषय वस्तु को सामने रखती हैं, तो क्या आपका भी विरोध होता है, राई कोथा का भी विरोध होता है? हाँ, बहुत बहुत। जब मैंने 6 साल पहले ये शुरू किए थे तो बहुत लोगों ने मुझे भी बहुत सुनाया है, ये वो बहुत कुछ सुनाया है। धीरे धीरे जब लोग मेरे साथ जुड़ते रहे, जब देखे कि नहीं, इंटेंशन आपके कुछ गलत नहीं है। क्या होता है ना, हम जब काम कुछ शुरू करते हैं तब हम भी सीखते ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ज्ञान हम लेके बैठे हैं और वो ही कर रही हूँ। उम्र ही कितना है कि कैसे ज्ञान उतना मिले। तो शुरुआत में तो सुनना ही है, तो लोगों ने सुनाया है, लेकिन मैंने उसको सीख लिया है कि ठीक है, आप सुनाते जाइए तो मैं सीखूंगी और भी ज़्यादा। तो जो रास्ता है वो धीरे धीरे सीधा होते जा रहे हैं अभी। तो वो मैं सुनती थी, बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ ऑनलाइन बुलिंग्स होते हैं। अगर 6 साल पहले आप मतलब लुक बैक करेंगे तो आपको मिलेंगे कितने सारे ट्रोलिंग मैंने झेले हैं। अच्छा, कैसे आउटकम कर लेती हैं आप? क्योंकि जिस विषय को आपने मुख्य धारा में स्थापित करने का प्रयास किया है, तंत्र योग का, और खास करके मूलाधार व्यवस्थाओं में शक्ति को, संवहन क्षमता को जिसे हम बोलते हैं, जिसके आधार पे समग्र विश्व स्थापित भी है, तो कैसे झेल पाती हैं आप? क्योंकि जब आप मूलाधार पे पूरी तरीके से स्थापित है तो जाहिर सी बात है हृदय चक्र वो प्रभावित होगा। आपके सामने कोई आपको ट्रोल कर रहा हो तो कैसे आउटकम कर पाई आप? वो अगर बोले तो देखिए, उसमें तो थोड़ा बहुत तो ख़राब लगता है कि मेरा तो इंटेंशन ख़राब नहीं है, कि मैं कुछ कर रही हूँ और कुछ करने की प्रयास कर रही हूँ और उससे लोगों के अच्छा ही होंगे, अब बल्कि कुछ ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जब ये ट्रोलिंग शुरू होते हैं तब या इसको मतलब सहन करने में बहुत दिक्कत होते हैं। बट कैसे आप सहन करोगे? आप तब भी इसको ले पाओगे अगर आप सच्ची में एक योगी हो, अगर आप भी योग प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लक्षण योगियों के होने चाहिए? मतलब अदर देन बुक्स में बातें कर रहा हूँ कि किताबों से हट जाते हैं। एक योगिनी या एक योग शिक्षिका या योग की छात्रा राई कोथा से यदि कोई पूछे कि एक योग शिक्षक का क्या क्या गुण होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? देखिए, बंगाल में भी ये बहुत मानते हैं, कुछ भी चीज़ आपके पेट से शुरू होते हैं। तो पहला जो है ना, मेरे मानना है और मेरे मोटिवेशन वही है, फूड इज योर मेडिटेशन। फर्स्ट मेडिटेशन योर फूड। आपको पहले आपके खाना ठीक करना है। तो जो भी चीज़ आपके ना, ये पेट से शुरू होता है, नाभि से ही शुरू होता है ना, क्योंकि नाभि से ही सारी चीज़ें कनेक्टेड होते हैं। माँ के साथ बचपन से ही शुरू होता है। राइट। तो बोलते हैं ना, कर्मा हमारे ऊपर बहुत हावी होते हैं। क्यों होते हैं ना? हम पूर्वज को पूजा नहीं करते हैं, हम उनको कुछ सोचते नहीं, क्योंकि जितना भी आप कर्म कर लो, जितना भी पूजा पाठ कर लो, आपके कर्म आपके जो है ना, आपके पूर्व पुरुष से वो लिंक होते हैं, है ना। तो पेट से ही शुरू होता है। अगर आप 5 बात कर रहे हो लेकिन आपके खाना पीना और सोने का ही कोई आपका
ध्यान नहीं है। Perfect. आप कुछ भी कर रही हो, कुछ भी खा रही हो। आई एम नॉट सेइंग आपको वेजिटेरियन ही होना है, आई एम नॉट सेइंग क्यों आप नॉन वेज ले रही हो, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ों को लेकर बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय। अगर इस बात को लेकर हम पढ़ेंगे तो शायद वही एक टॉपिक हो जाएंगे। राइट एग्जैक्टली। बट जो भी आप खा रहे हो ना, आपके मन का खाओ, फाइन, बट उसमें भी आप ऐसा नहीं है कि अभी पकाया वो खा रही हो आप कल परसों और वो पका के आपने फ्रीज में रख दिया। चलिए, तो एक लक्षण ये हो गया योगी का कि भोजन और पेट बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या क्या लक्षण? उसके बाद आपको सुबह उठना ही है। आपकी सुबह सूरज उठ रही है और आप 12 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रही हो, और आप इसमें बहुत अच्छे से आप बोल भी रही हो, नहीं मैं तो रात में काम कर रही थी। अच्छा, देखिए, आप इसको भी आप बिट्रे नहीं कर पाओगे कि जो लोगों का काम रात में है, ड्यूटीज में रात में है, तो वो लोग कैसे सुबह आएंगे? सुबह तो उनके लिए रात है। लेकिन हर एक इंसान तो ऐसा नहीं है ना। हर एक इंसान ऐसा नहीं, हर एक इंसान के काम रात में ही नहीं होते हैं। तो आप पहले तो ऐसे बोलना बंद करिए कि हाँ नहीं, मुझे वो नहीं हुआ, समय नहीं मिला। किसी के पास बहुत सारे समय बहुत होते हैं, लेकिन आपको वो सही तरह से यूटिलाइज करना होता है। तो सीखना है कैसे आप यूटिलाइज करोगे अपने आप को। दूसरों को कुछ बोलने से पहले वो आप खुद प्रैक्टिस करो कि मुझे सुबह उठने हैं। 21 डेज आप एक ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि हर सुबह मुझे 5 बजे को उठना है। उसके बाद थोड़ा सा जप कर लो, फिर आप वार्म वाटर से दिन शुरू करिए, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप आपका कर्म स्टार्ट करिए। अच्छा, आज का योग शिक्षक कक्षा में इतना इन्वॉल्व है कि उसके पास समय ही नहीं है कि वो अपने लिए कोई कार्य करे। अपनी प्रैक्टिस का तो प्रश्न ही नहीं बनता। जो प्राणायाम किए और आसन किए, उसे सालों बीत जाता है। खुद का पेट उससे आगे चला जा रहा है, उसका करियर बाद में आगे जाता है। योग शिक्षक का पेट उससे पहले आगे चला जाता है। बाद में बोलता है कि समय नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? एक्चुअली ये टिप्पणी है मेरे लिए, मैं बोलूँगी इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी। देखिए, ये मैं भी देखती हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते, और ये आप नहीं बोल सकते कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ। देखने से पता चलता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। और एक चीज़ है, आप पे ज्ञान है, आप जानते हो क्या करना है। और देखिए, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, आप एक बुक्स पढ़ लो, पतंजलि की बुक्स पढ़ लो, आपको पता चल जाएंगे कि ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन वो आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, और फिर धीरे धीरे आप ऐसे हो रही हो, और आप ऐसे ज्ञान दे रहे हो कि हाँ ये करना है वो करना है। तो इससे क्या होगा? खुद की ही नुकसान हो रहे हैं। राइट। एक टाइम के बाद आप कितनी देर तक आप ऑनलाइन पे बोलोगे? आपके साथ कोई आके भेंट करेंगे, आपके साथ कोई बैठेंगे, बात करेंगे, तब आपके ना जो कैरेक्टर है ना वो ऐसे डाउन हो जाएंगे। तो ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा, राई कोटा कितना अभ्यास करती हैं? मैं सच्ची में बोलूं, पहले 8 घंटा करती थी, अभी वो 4 घंटा आया है। मैं झूठ नहीं बोलती, सच बोल रही हूँ। लेकिन वो 4 घंटा भी जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हर रोज करती हूँ मैं। अच्छा। अगर ऐसा हो कि मेरा प्रैक्टिस ना हो, आपका आसन बड़ा शानदार लगता है, उसका क्या राज? वो प्रैक्टिस है। अच्छा, प्रतिदिन का अभ्यास? हाँ, प्रतिदिन का प्रैक्टिस है। और वो मैं अपनी गुरुजी से भी वो ही सीखी हूँ। मेरी गुरुजी अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं ऋषिकेश में। और उनको जब देखती हूँ ना तो मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं और भी ज़्यादा, कि इतने साल हो गई है। अच्छा, व्हाट ब्रिंग्स यू इन योगा? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, कि ऐसा क्या हुआ? व्हाई यू डिच योर बॉलीवुड करियर और समथिंग, जो आप एक्ट्रेस थी, व्हाई यू लीव दैट? व्हाई यू लेफ्ट दैट? देखिए, मेरा ये मानना है, सच्ची में कभी कभार हमें मन होता है किसी और चीज़ करने के, लेकिन हमारे जन्म होते हैं किसी और चीज़ करने के लिए। अगर हम गलत ट्रैक में चले जाते हैं ना, तो हमें ना वो फेम, नेम और मानी नहीं मिलते हैं। और ऐसे बोल रहे थे कि फेम, नेम, मानी, तो फेम नेम हो जाता है सरस्वती माता, और मानी हो जाता है लक्ष्मी माता, कि दोनों एक ही साथ चलते हैं, है ना। तो अगर आप गलत ट्रैक में होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वो रास्ता गलत है, शायद मेरे जीवन में वो लिखा नहीं था। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब एक्टिंग प्रोफेशन में थी तब मेरे पास था, नेम था, फेम था, लेकिन
अभी लोग जैसे Satisfaction नहीं था। हाँ सेटिस्फेक्शन आई एम सेइंग यू सेटिस्फेक्शन मेरे पास नहीं था। Right. मैं जो भी कर रही हूँ लोग मुझे देख रहे थे या फिर लोग मुझे पसंद भी कर रहे थे, मतलब छोटे, वो भी बहुत छोटे ही थे वो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं सेटिस्फेक्शन, मतलब मुझे सेटिस्फाइड और किसी और चीज़ों में है, ये चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ें मैं करने लगी थी, तो अल्टीमेटली वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला वहाँ पे। और एक बात है धन भी मुझे, देखिए जीवन में कुछ करने के लिए ना धन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास धन ही नहीं है ना तो आप कैसे लोगों के लिए भी अच्छे सोचेंगे। अगर आपके मन में है कि मैं करूँगी वो करूँगी तो करने के लिए धन चाहिए। तो जो कि मुझे योग दिया है, क्योंकि एक्टिंग प्रोफेशन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन मुझे एक टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वहाँ से मुझे कुछ शायद जितना मुझे मिलना था उतना नहीं मिल रहा है। फिर बचपन से ही मैं योग करती थी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, लेकिन कभी भी मैंने वो सोचे नहीं कि मैं उसको लेकर काम करूँगी या फिर मैं सिखाऊंगी, कुछ ऐसे करूँगी। जब लॉकडाउन आया ना तब 2019 की बात है, 18 की बात, तब मेरे मैनेजर ने एक ऐसे ही, मतलब मेरे छोटे भाई ऐसा, तो छोटे भाई ने मेरा एक योग के वीडियो मेरे चैनल में दे दिया, तो वो इतना वायरल हो गए थे कि फिर तो मेरा आइडेंटिटी चेंज हो गई है। सारे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, जनता ने आपको खींच के बुला दिया। एग्जैक्टली तो मैंने चूज किए थे एक्टिंग प्रोफेशन, जो कि मैं करना चाहती थी, जो कि मैं कर रही थी, लेकिन जो मेरे जनता है ना, जो बोलते ना जनता ही जनार्दन होते हैं, तो जनता ने मुझे दूसरे रास्ता दिखाया है कि आपको ये करना है। तो फिर मैं टीचिंग भी नहीं करती थी, फिर ऐसे कमेंट्स आते थे प्लीज़ आप सिखाना स्टार्ट करिए। फिर हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए। अभी तो मेरे असिस्टेंट टीचर्स हैं, वो लोग क्लासेस लेते हैं। राइट। लेकिन क्या है ना, मेरा एक मानना है कि जब आपको वो लव मिलने लगते हैं, प्यार मिलने लगते हैं जनता से, तब आप खुद को मत अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग में हैं और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वास्तविकता में एक्टिंग भी एक योग है, मनोयोग है, भाव योग है और तमाम तरीके का। आप डॉक्टर जयकौल का नाम आपने सुना होगा, जो शक्तिमान में आते थे, तो उन्होंने एक योग संस्था बनाई और अपनी योग संस्था उसमें इसी तरीके का नाम दिया और ये लिखा भी कि एक एक्टर से बड़ा कोई योगी क्या ही होगा, है ना, क्योंकि वो अपने कर्म में इन्वॉल्व है। गीता भी इस परिभाषा को स्वीकार करती है कि जो अपने कर्म में जो होता है, जो कर्म में बड़ा एक्सपर्ट होता है, वो योगी कहलाता है, योगी कहलाने का हकदार है। दूसरा अध्याय इसके विषय में खूब सारी बातें करता है। तो क्या आप ये नहीं मानती कि जब आप एक्टिंग में थी उस समय भी आप एक योगिनी थी? हाँ, ऑब्वियसली मानती हूँ। मैंने तो बोला ना, सारी एक कर्म ही योगा होता है। सारी एक आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो आपके लिए योगा अच्छा, होता है। आपके हिसाब से किसका योग प्रायोरिटी पे? शिव का योग, हठ योग, ठीक है, वो प्रायोरिटी। लेकिन मैं पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना, उसका मैं आंसर कर लेती हूँ। तो जैसे आपने बोला कि वो आप नहीं मानते हो कि वो योग था। हाँ, ऑब्वियसली वो योग था। सारे एक काम योग होता है जो भी आप कर रहे हो। द थिंग इज कौन से वर्क और कौन सा काम आपको चाहते हैं और आपको चाह रहे हैं और आपके लिए अच्छा होंगे। तो मैंने सिर्फ वही बोला है कि वो शायद वो फील्ड मेरे लिए नहीं थे। योगा कर्मसु कौशलम जो परिभाषा है कि कर्म की कुशलता योग है। हाँ, चाहे उसमें रहे आप, चाहे इसमें रहे, जो भी करिए, हैप्पीनेस इज अल्टीमेट गोल है ना। शायद उसमें मेरा गोल नहीं था, शायद वो उसमें मैंने अपना लाइफ नहीं देखा, फिर मेरा प्रोग्रेस में नहीं देखा मैंने। फिर जब मैंने योगा फील्ड लिया तो मैंने प्रोग्रेस देखा। काफी सारे एक्टर्स होंगे ऐसे जो वो लोग भी बहुत अच्छे योगा करते हैं, लेकिन उन लोगों का प्रोग्रेस एक्टिंग में ही हो रहा है, योग फील्ड में नहीं हो रहा है। राइट। तो द थिंग इज पथ, मेरे पथ अलग है और उनके पथ अलग है। एक प्रश्न बड़ा कुरेदता है समाज में और शास्त्रीय योग शिक्षकों को बहुत कष्ट है इस विषय से। उन्हीं का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ, आप चूँकि बहुत मुखरता से उत्तर देती हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो विश्वविद्यालयों में हैं ट्रेडिशनल योग शिक्षक हैं, मंत्र पे बड़ा फोकस करते हैं और जो लीक से हटना नहीं चाहते या लीक पे ही बने हुए हैं, ऐसे लोग योग में नग्नता इस विषय को ले आते हैं। न्यूडिटी इन योगा, ये उनका टॉपिक है। देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स जो आजकल के खास करके विश्वविद्यालयों की लड़कियां
या इस तरीके के लोग जो गंगा के घाट पे जाते हैं, या इस तरीके के लोग जहाँ पे मतलब योग के एसेंस को जो उसकी शुचिता थी, पवित्रता थी, उसमें प्रतिघात कर रहे हैं। और ये प्रतिघात इतना हो चला है कि एक कॉन्सेप्ट ही डेवलप हो गया है पश्चिम में, न्यूड योगा। मतलब आप सोचिए कि वस्त्रों का हरण इस प्रकार से हो चला है कि धीरे धीरे भारत में तो चलिए फिर भी थोड़ी मर्यादा है, लेकिन विदेशों में इस स्तर तक की बात पहुंच चली है और ये बड़ा घातक है। अभी अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं इस तरीके की जिसका मतलब वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ योर अप्रोच फॉर दिस। क्या किस तरीके से एक तृतीय व्यक्ति होते हुए, क्योंकि आप बाखूबी समझती हैं, आपका विदेश जाना आना होता है, यू नो वेरी वेल कि इस तरीके की प्रतिभूतियाँ स्थापित हो रही हैं, तो जो ट्रेडिशनल शिक्षक है जो आपकी इस बात को सुनेगा वो एक आयाम जानना चाहता है, क्योंकि हम जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ उस दृष्टिकोण से ये सिर्फ गलत ही गलत दिखता है। लेकिन जिस दृष्टिकोण से आप देखती हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और मैं मुखरता से आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि समकक्ष हैं आप हमारे, योग में नग्नता भारत के परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या टिप्पणी है इसमें? मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ इसमें, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। और एक बात है, हम जैसे सीख के बड़ी हुई हूँ या फिर हमारे गुरु जो सिखाया है, हमें कभी इस बारे में कुछ सिखाया नहीं है। तो आप मेरी शिक्षा में या फिर मेरी जो जर्नी है उस जर्नी में ये नहीं अच्छा, है। लेट्स ऐड फेमिनिज्म। एक महिला होके, मान लीजिए आप एक महिला हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हर प्रकार के वस्त्र पहन के ऐसे आसन नहीं कर सकती, तो उसमें आपकी क्या टिप्पणी है एज अ फीमेल? नहीं, वस्त्रों को लेकर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वस्त्र वैसे तो है, वस्त्र आपको पहनना चाहिए, संभाल के ही पहनना चाहिए, खुद का सम्मान रख के ही पहनना चाहिए। लेकिन आपको अगर कंफर्टेबल फील हो रहा है और अगर वो किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो आप पहनो। लेकिन आप ध्यान में रखो कि आप वो पहन के क्या कर रही हो। आजकल की लड़कियां, आजकल की लड़कियां इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत, बस इन्फ्लुएंस मत करो। आपको पहनना है पहनो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहनती, ऑब्वियसली पहनती हूँ, मैं भी पहनती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बोल दूँ और मेरा अगर सोशल मीडिया लोग देखेंगे तो देखेंगे कि मैं भी पहन रही हूँ, ऑब्वियसली पहनो। बट आप इन्फ्लुएंस मत करो, ठीक है? मतलब किसी को प्रभावित करने के लिए ना हो, आपके अंतरंग के लिए, आपकी शुचिता है, आपका मस्तिष्क उसमें इन्वॉल्व है, तो लेट्स गो फॉर इट। ऑब्वियसली। और एक चीज है, आप जो भी वस्त्र पहन रही हो ना, बस आप कहाँ पे पहन रही हो। आप समुद्र में जा रही हो, बीच में हो, तो आप आपकी कंफर्टेबल ड्रेस पहन ही सकती हो। तो वस्त्रों को लेकर मैं नहीं कुछ मानती। आप इसमें शायद काफी सारे लोग काफी कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरी मानना है वस्त्रों को लेकर ऐसे टिप्पणी करना कुछ सही नहीं है। ये ऐसा विषय है, होता क्या है कि कुछ कन्याएं, ये बात सत्य है, कुछ कन्याएं वस्त्रों को छोटा या अदर्शनीय इसलिए बना देती हैं कि लोग उनके वीडियोस को देखें। हाँ, CTR बढ़े, पेमेंट ज़्यादा आए, पैसा मिलता है यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि से, तो लोग सोचते हैं कि कोई क्यों देखेगा। आप अच्छे कपड़ों में योग करें और एक कन्या नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में योग करे, तो ये दोनों विषय, मतलब बीइंग अ फेमिनिस्ट ऑल्सो, मैं भी महिला उत्थान का बड़ा समर्थक हूँ। मैं गार्गी, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का समर्थक हूँ। मैं समझता हूँ कि अनुसुईया, सती अनुसुईया जैसी स्त्रियाँ योग शक्तियों के बल पे तीनों त्रिदेवों को बालक बना के बिठा लिया था। और ये घटना कहानी बड़ी शानदार है कि तीनों देवों ने कहा कि हमें सती अनुसुईया को चेक करना है, तो पहुंच गए और बोले हमें आपका स्तनपान करना है, दुग्ध पिलाइए। तो ये बोली ठीक है, पतिदेव है नहीं तो अभी मैं आप भगवान के स्वरूप में, चूँकि ये तो अपने सती बल से पहचान गई थी। कहानी लंबी है, उसका छोटा पार्ट बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने तप बल से आपको बालक बनाती हूँ। और उन्होंने मतलब तीनों देव, आप समझिए पूरा ब्रह्मांड जिसके कंट्रोल में, वो उनके यहाँ पालने में खेल रहा था। उनके पतिदेव आए तो उनको बोला कि ये कोई आया था जी, वो पूछ रहा था दुग्ध पान करने के लिए, साधु के स्वरूप में आया था, तो मैंने इनको दुग्ध पान कराया, बालक बना दिया, अभी बालक बन के हैं लो। तो वो पहुँचे उनके पतिदेव, तो जाके देखा तो ये तीनों टेस्ट लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो स्त्रियाँ इतनी पावरफुल होती थी, है ना। आज के समय में आप देखिए, तलाक का रेट वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, गृह कलेश बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि मतलब
द्वंद्व है, आप समझ रही हैं, लोगों के अंदर योग को लेके प्रेम नहीं रहा। और जो आप जिस बात पे, चूंकि ये तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस बात को सुन के भी, आपने बड़ा शानदार उत्तर दिया जब आपने ये कहा कि आपका मन कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि यदि आप सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं फिर तो आप योग नहीं फुलफिल कर रहे हैं। Exactly. राइट, आप जाहिर सी बात है कि आप सकाम होके जा रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। दैट्स वेरी फैंटास्टिक आंसर एक्चुअली। तो और विश्व में भी, खास करके जब हम लोग वियतनाम में योगा सिखाते हैं तो वहाँ हमारे ड्रेस बहुत मायने नहीं रखती है। एक बड़ा प्रश्न और है मैम, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, शाकाहारी होना। इस विषय पे आप अपनी टिप्पणी रखें, क्योंकि मुझे आपके यहाँ रहने का सौभाग्य मिला है, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां हमने खाई है आपके यहाँ, तो मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि माना जाता है कि पश्चिम बंगाल या उधर पूरब जो है, खासकर बिहार से ही जब मिथिला शुरू हो जाता है तो वहाँ ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, शूद्र क्या, तमाम चीज़ें, वैश्य क्या, हाँ, लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं विवेकानंद के भी संदर्भ में ये टिप्पणी है कि वो भी मछली खा लिया करते थे, हाँ, खाते और एग्री करते थे। आपकी क्या टिप्पणी है इस विषय पे? योगा शिक्षक को, खास करके पूर्वी योग शिक्षक को, शाकाहारी होना ही चाहिए? देखिए, सच्ची में मैं भी तो नॉन वेजिटेरियन थी। अच्छा, है ना, मैं भी लेती थी, मेरी फैमिली भी लेती थे, ठीक है। इसमें क्या है ना, आप शाकाहारी होंगे और मैं शाकाहारी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, दोनों में अंतर है। अब मैं जहाँ पे जन्म ली हूँ वहाँ के कल्चर ही अलग है, वहाँ के कल्चर ही ऐसा है, और इस कल्चर को तो हमने नहीं बनाया है ना, राइट। वो तो बहुत पुराने सदियों से आ रहा है। अब इस सदियों में तो बहुत सारी स्टोरीज होंगे कि शायद उसमें उस जगहों में कुछ और खाना अवेलेबल नहीं था, शायद उसमें मछली ही ज़्यादा अवेलेबल था, क्योंकि हम समुद्र की साइड से है ना, तो ज़्यादा मछली अवेलेबल था, तो इसीलिए वो लोग मतलब इजी लाइफस्टाइल्स के लिए वो खाने को ही उनको ऐसा है कि वही हमारा खाना है। तो खाने को लेकर आप कोई भी टिप्पणी करने से पहले कुछ थोड़ा सा सोच कर करना चाहिए। अभी मैं भी 7 साल पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अभी मुझे ऐसा धीरे धीरे होते हैं ना, जब योग, पहले भी मैं योग करती थी, योगा आसन करती थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मैं करती थी, प्राइस बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन उस टाइम पर तो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं थी, मतलब सॉरी वेजिटेरियन नहीं थी, मैं नॉन वेज लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2017 जब मैंने अपने लिए काम करना स्टार्ट किया, शुरू किया, खुद के लिए काम करना स्टार्ट किया, मेरे खाने पे ध्यान दिया, सब कुछ किया ना, तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है ना वो चेंज होने लगे। फिर मैंने नहीं छोड़ा वो सारे चीजों को, वो सारी चीज मुझसे छोड़ गए। वाह, ये बड़ा शानदार। तो मतलब जो भी नॉन वेज है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप नॉन वेज छोड़ दो, मैं होती कौन हूँ कि आपको बोलने वाले कि आप नॉन वेज छोड़ दो, ये आपके डिसीजन है। लेकिन आप अगर देखते हो कि नॉन वेज जब आप ले रही हो ना, तब इसको काटते हैं, फिर इससे एक दर्द आते हैं ना, तो उनके दर्द को आप ले रही हो, तो फिर आप सोचिए आपके अंदर क्या हो रहा है। आप तो खुद की भी दर्द होते हैं, दुख होते हैं, कितने कुछ होते हैं, और फिर आप जो जानवर आप ले रही हो उसकी भी दर्द आप अच्छा, इसका भी सिद्धांत बना दिया है एक, पता नहीं आप लोग जानते हो ना जानते हो, मांसाहार में मुझे चाइना देश में एक बात पता चली, वहाँ जो भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग चिपका के रखते हैं झटका एवं हलाल मीट, 2 तरीके का मीट देते हैं लोग। मैंने पूछा कि इसका क्या तात्पर्य है, तो पता नहीं वो हलाल का कुछ बताया कि तड़पा के मारने को हलाल बोलते हैं, झटका वाले में जो हिंदू होते हैं वो झटका मीट खाते हैं, यानी बिना दर्द दिए किसी को काट देते हैं, तो वो ये भी कोई कॉन्सेप्ट है? मुझे पता नहीं, मैंने भी सुना है और इसको मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। हाँ, ये मतलब मैंने सोचा, देखिए आदमी कितना लालची है, लालची तो होते हैं, लालची है। चलिए, बहरहाल बस वही है, खाना जो होते हैं ना वो खुद के होते हैं, और अगर आपके अपना लाइफस्टाइल धीरे धीरे आप ठीक करोगे, और अगर आप योग अभ्यास हर रोज करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी चेंज होने लगेंगे। चलिए, अब आते हैं थोड़ा बिल्कुल कट शॉर्ट पे कि आप अनुलोम विलोम बड़ा पॉपुलर टॉपिक माना जाता है। आप प्राणायामों में, जितने भी प्राणायाम है, चाहे नाड़ी शोधन हो, चाहे सूर्य भेदी हो, चाहे चंद्र भेदी हो, चाहे प्लावनी हो, चाहे शीतली शीतकारी, जो भी हो, इन सब में कौन से अभ्यास को आपने महसूस किया, चूँकि आप प्रतिदिन अभ्यास करती हैं,
कौन से अभ्यास को महसूस किया है कि एक योग शिक्षक के साथ साथ सामान्य जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी प्राणायाम है? सम ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होते हैं। आसन से पहले भी मैं बोलूँगी प्राणायाम प्रैक्टिस करिए। कौन कौन से प्राणायाम को आप महत्वपूर्ण मानते मैं तो बोलूँगी सूर्यावेदी पहले प्रैक्टिस करिए, हर रोज सुबह उठकर ही सूर्यावेदी प्रैक्टिस हैं? करें। सूर्यभेदी का अभ्यास बड़ा सूर्यावेदी महत्वपूर्ण मानते हैं? हाँ वो करना ही करना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगी फिर अनुलोम विलोम करिए आप, और रात को सोने से पहले फिर से मैं बोलूँगी चंद्रावेदी प्रैक्टिस करिए कि हाँ रात को सोने से पहले आप चंद्रावेदी प्रैक्टिस करिए 15 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट्स के बाद आप बिल्कुल भी आंखें मत खोल के, मतलब एकदम सोना ही है आपको। उससे पहले आपका जितना काम करना है कर लीजिए, जितना मोबाइल देखना है देख लीजिए, जितना स्क्रॉलिंग करना है कर लीजिए। बट जब आपको मन करेंगे कि अभी मैं सोने जा रही हूँ, उससे पहले आप 10 मिनट के लिए चंद्रावधि कर लीजिए। जैसे कि सांसें लेना है लेफ्ट से, छोड़ना है राइट से, वो चंद्रावधि करके आप फिर सो जाइए। और सुबह उठकर फिर से आपको सूर्यावेदी करना है। जो कि क्या लाभ है? देखिए सूर्यावेदी से आपको तो बॉडी में हीट्स मिलते हैं, एक्टिवेट होते हैं बॉडी, क्योंकि इतनी देर तक हम सो के उठे तो अभी तो हमें काम करना है, तो आपको एक्टिवेट तो करना ही है बॉडी को, माइंड को पहले। और फिर सोने जाने के टाइम पे अगर रात को आप इतने लोगों से आप मिलते हो, इतने काम कर रहे हो, और फिर सारी चीज़ों को लेकर सोते हो ना, तो वो नींद कभी नींद नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होंगे कि आपने सोया और मतलब सो गए, वो नहीं होंगे। आप 4 घंटा सो, लेकिन वो नींद अगर नींद जैसा ही हो कि आप बस इस दुनिया में नहीं हो, तो उसी के लिए आपको सोने से पहले चंद्रावधि करना है, जो आपको काम डाउन कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ मैं बियॉन्ड द थोड़ा सा टॉपिक जा रहा हूँ फिर से। योग में राजनीति बहुत है, खास करके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, आप मानती हैं इसको? देखिए राजनीति तो हर एक जगह में है, सिर्फ पश्चिम में ही क्यों होंगे, हर एक जगह में है। और उसका लाभ भी है, और उसका जिस चीज़ में लाभ होते हैं उसमें नुकसान भी होते हैं। तो आपको मतलब लेना है, आप लाभ लेंगे या नुकसान लेंगे, है ना? तो आपको डिसीजन लेना है आप कौन से ओर जाएंगे। अच्छा, वहाँ से बड़े बड़े योगाचार्य निकले, खूब बड़े बड़े योगाचार्य निकले, पूरे विश्व में हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा शिक्षक बनना है, फेमस शिक्षक बनना है, आपका क्या राय है इसमें? कौन से डिपार्टमेंट में? किसी भी तरीके से, चाहे देखिए पहले तो यही सिद्ध हो जाएगा कि बड़े में आप किसको बड़ा मानती हैं, नेम फेम वाले को, क्योंकि आप ऑलरेडी शिखर पे बैठी हुई हैं 20-25 लाख। इसलिए देखिए शायद जनता ना जानते, लेकिन जिसके 20-25 लाख फॉलोअर हों सब मिला के, तो 20-25 लाख लोग जिसे फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जन सामान्य से तो ऊपर बैठा हुआ है। नंबर 1 चीज़, आप अपनी इंडस्ट्री में एक तरीके से शानदार शिखर पे हैं। तो मैं ऑडियंस की तरफ से ये जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि शिखर से निचली दुनिया कैसी दिखती है। जब राकेश शर्मा पहुँचे चंद्रमा पे, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा। मैं यही बात पूछ रहा हूँ, चूँकि आप भी एक चांद पे हैं, कहीं ना कहीं 25 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। जब आप इतने ऊंचाई पे हैं, तो एक जन सामान्य शिक्षक जो योग टीचर है, जो डेली कक्षा लेके आता है और फिर शाम को बैठता है, इंतज़ार करता है अपने आप को अमीर बनाने का, वो सब सपने बुनता है, एक दिन घर होगा, एक गाड़ी होगी, और इसी में उसका आधा जीवन निकल चुका होता है कि मैं कक्षा ले लेके घर बनाऊंगा, कक्षा लेते लेते गाड़ी खरीदूंगा, कक्षा लेते लेते अपना जीवन बनाऊंगा, और इतने में आधा जीवन उसका निकल चुका है। फिर या तो वो स्विच कर जाता है, योगा छोड़ देता है, या तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सफलता एक योग शिक्षक की ऊपर से पहले तो दिखती कैसी है, योगा जीवन कैसा दिखता है आपको, और एक योग शिक्षक क्या करे कि वो सफल हो? 2 प्रश्न हैं अब आपके पास, उत्तर 2 प्रश्न है, ठीक है। तो पहले तो मैं बोलूँगी, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आंसर करना चाहूँगी, क्योंकि दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं है। मैं अपने गुरुओं को देख के बड़ी हुई हूँ, तो मैं उस हिसाब से अगर बोलूँ तो मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे ऊपर से अगर मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है ना, राइट। तो पहले बात तो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे मेरे ऊपर है और मैं नीचे हूँ। क्योंकि जब नीचे से मैं ऊपर चढ़ रही थी ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चढ़ रही हूँ, और अभी चढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ही असल में मेरे ऊपर है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब मैं चढ़ रही थी सीढ़ियाँ, तब था मुझे चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है।
अभी चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है ना, नीचे तो बहुत सारे लोग हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब चढ़ रही थी तब मैं कुछ भी पोस्ट कर लेती थी, तब मैं कुछ भी कर लेती थी। अभी मुझे पोस्ट करने से पहले भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या पोस्ट करूंगी। अच्छा। तो मुझे अभी क्या हो रहा है ना, मेरा अभी लर्निंग स्टेज स्टार्ट हुआ है। जब मैं चढ़ रही थी तब मेरा लर्निंग स्टेज नहीं थी, तब मेरा शायद आप बोल सकते कि स्ट्रगलिंग स्टेज था, और अभी मेरा लर्निंग स्टेज स्टार्ट हुआ है। तो मैं अभी और भी ज़्यादा सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों को सिखाना है और देना है। तो क्या हुआ ना, अल्टीमेटली मैं ही नीचे हूँ, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा सीखना है और बहुत कुछ करना है, शायद इसीलिए लाइफ में है, शायद करना होगा। दूसरी चीज़ें जो आपने बोले कि जैसे कि घर खरीदना है, वो करना है। अगर कोई योगी, अगर आप योग फील्ड में हो और अगर आप हमेशा सोच रही हो कि मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इसीलिए हमें पैसा कमाना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा दूर जा पाएंगे। अच्छा, ज़्यादा दूर जा पाएंगे। मैं ये ट्रूथ बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और पहले तो बात है, कुछ करने से पहले पैसों के बारे में मत सोचिए। पैसा तो ऐसा आएंगे ऐसे जाएंगे। पैसा क्या है, एक कागज का टुकड़ा ही तो है ना। तो पहले अपने आप बड़ा अच्छा हुआ आपने मैल नहीं बोला। मैं तो इंतजार कर रहा था। होता क्या है, लोग इतने बेवकूफ हैं, लक्ष्मी को बोलते हैं कि हाथ का मैल। नहीं, मैल हाथ नहीं का मैल बोलते। क्यों? आपने चलिए अच्छा बोला कि कागज का टुकड़ा है। हाँ, तो कागज के टुकड़ा में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें 50 पैसा लिख के उसको 50 बना दिया, फिर से इसको रिसाइकल करके इसको 1000 रुपीज बना देंगे। तो ये हो गए एक कागज के टुकड़ा, जो बहुत पावरफुल होते हैं। इतना पावरफुल है कि आपके पास है, तो मैं अभी आपके साथ इस चेयर में हूँ। नहीं होता तो मैं नहीं आती। ये ट्रूथ है, मानना होगा। लेकिन कागज के टुकड़ों में, जो कागज के जो एक टुकड़ा है ना, उसमें 50 लिखोगे या 1000 लिखोगे या 2000 लिखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड होंगे। तो आपके स्किल बढ़ाना है, स्किल पे कार्य करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अगर आप योग शिक्षक हो ना, तो आप पैसों के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं और क्या करूं कि मैं और ज्यादा लोगों के पास जा पाऊं। आपको रहना है दिमाग में कि मैं कैसे लोगों के पास पहुंचूं। और ऑब्वियसली उसमें प्यार होना चाहिए। और प्यार कैसे रहेंगे, अगर आप अच्छे काम करोगे तब भी आपको प्यार मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको प्यार चाहिए। नहीं। अगर सब लोग आपको प्यार करते तो आप दुगले हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रूम पे हम 5 लोग हैं और 5 ही लोगों के मन में मेरे लिए सिर्फ प्यार है। इम्पॉसिबल। अगर ऐसा है तो मैं तो भाई, श्री कृष्णा को भी ऐसा नहीं है, शिवा भी ऐसा नहीं है। जो शिव भक्त है वो बोलते हैं कृष्णा ही बहुत महान है, और जो कृष्णा भक्त है जो शिव भक्त है वो बोलते हैं कि शिव ही महान है, और जो कृष्णा भक्त है वो बोलते हैं कृष्णा ही महान है। तो भक्तों में ही इतना अंतर होते हैं। तो हम और आप तो ऐसे ही एक छोटे मोटे इंसान हैं, है ना। तो क्या होता है ना, आप सोचो कि आप में मतलब खुद में कैसे स्किल और ज़्यादा बढ़ाओगे, और फिर सोच अच्छा रखो। फिर एक गाड़ी वाड़ी जो भी है ना, पैसा जो भी होते हैं ना, वो पीछे ऐसे ही आएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे दिशा में होगे ना, तो ये बाउंड है कि हाँ मानी आना, मतलब आना ही आना है। ये सब रास्ते में खड़े हैं। ये सब रास्ते में बहुत सारे खड़े हैं। आपको सही रास्ते को सिर्फ आपको वॉक करना है। राइट। तो अच्छा, एक चीज़ खास करके मतलब मेरी छात्राएं देखेंगी, जो बच्चियां हैं, महिला सशक्तिकरण। एक योग की कक्षा में 100 छात्र होते हैं, तो हर व्यक्ति ये जानता है कि तकरीबन 70 से 80% महिलाएं होती हैं। योगा टीटीसी हो, योगा मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो। लेकिन शिक्षिका बन के भारत में गिने चुने 2-4 लोगों का नाम है टॉप पे। हंसा माँ का नाम आ जाता है आजकल। इरा त्रिवेदी को लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तथाकथित योग शिक्षकों में शिल्पा शेट्टी को भी अगर मैं ले लूँ तो ऐसे 2-4 नाम रैंडम में मिल जाता है। योग गुरुओं में हमारे पास लाइन लगी पड़ी है, सैकड़ों हजारों गुरुओं का नाम है। तो ये महिलाएं पढ़ तो रही हैं, माना यूनिवर्सिटी से निकल तो रही हैं, लेकिन बीच रास्ते में कहाँ गायब हो जा रही हैं? इसमें तो बहुत बड़ी बात होना चाहिए। मुझे जो लगता है ना, और मेरे सामान्य मेरे जो ज्ञान है, जो बहुत ही छोटे हैं, जितना भी है, उसमें से मुझे जो लगता है ना कि एक ज़माना से ही चल रहा है कि हम जो लड़कियां हैं, ये घर में बच्चों को संभालने के लिए,
फिर घर के जो चीज़ें हैं वो करने के लिए हमारी जन्म हुई है। ठीक है, जो जैसे कि हम छोटे से जब बड़ी हुई हो तो माँ ने बोला कि आपको खाना पकाना सीखना है, आपको ये करना सीखना है, घर के काम सीखना है। लेकिन मेरे भाई को ऐसे नहीं बुलाया। मेरे भाई को सिखाया है कि आपको बाहर जाना है, वो करना है, ऐसा करना है। मैंने देखा है ये छोटे, मतलब मैं बचपन से ये सब देख के बड़ी हुई हूँ। तो अभी के ज़माने में 2025 में अभी देखिए कि पेरेंट्स बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं आपको भी करना है, ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन जो पहले से चल के आए हैं वो तो ऐसे ही नहीं, मतलब मिट नहीं जाते ना। तो क्या होते हैं, वो सारे लड़कियां भी सारे सीखते हैं लेकिन वो अंदर ही रहते हैं, वो अंदर ही रह गए हैं, वो बाहर आउटबर्स्ट होके नहीं आए हैं। जैसे कि वो लड़कियां होते ही है शक्ति, लेकिन वो शक्ति कहीं ना कहीं वो घर के कामों में ज़्यादा इन्वेस्ट हुई है। मैं नहीं बोल रही कि घर के काम छोटी है, वो तो बहुत बड़ा काम होते हैं कि जैसे कि शारदा माँ ने भी बहुत संभाला है, सारे बच्चों को संभाला है। क्या आप बोलोगे कि शारदा माँ योगी नहीं है? तो वो भी तो योगी है ना, वो तो बहुत महान योगिनी है शारदा माँ, हमारे शारदा माँ। तो उन्होंने क्या सिर्फ आसन प्रैक्टिस किया है? नहीं, उन्होंने कर्म योगा किया है ना। सही बात तो वो भी योगिनी है। तो ऐसे नहीं सोचिए कि लड़कियां क्यों ऐसे नहीं दिखे, शायद उनके जो दिखने के जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, वो मानना होगा, वो थोड़ा सा अलग है। और अगर हम बोले कि एक लड़का और एक लड़की समान है तो वो मैं मानती नहीं हूँ कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी वो समान नहीं हो सकते हैं। यूनिवर्स में वो अलग जन्म है, वो दोनों अलग है। आप ऐसे बिट्रे नहीं कर सकते, मतलब नहीं हम दोनों एक ही है। कैसे आप दोनों एक ही हुए हो? अब मुझे बताओ कैसे एक हुए हो? बॉडी अलग है, सारे सिस्टम्स अलग है, दोनों जन्म लिए है दो अलग काम के लिए। हमें क्रिएट करना ही है, हमें माँ होना ही है, हमें क्रिएट करना है। उसमें लड़कों का भी योगदान है लेकिन माँ आप ही हो तो शक्ति हम ही है। तो माँ होने के बाद ना एक माँ बोलते हैं ना कि एक माँ की कर्तव्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें भी तो वो योगिनी है। सही बात है। तो कोई जरूरी थोड़ी अष्टांग योग में ही आप आगे बढ़े। हाँ, तो वो रास्ता अलग है। उस रास्ते में चलते चलते ऐसा हो गया है कि प्रश्न ये है कि आज की महिलाएं जो शिक्षिका हैं वो अष्टांग योग को ही सारा योग मान बैठी हैं, उन्हें कर्म योग से कुछ लेना देना नहीं। जब कर्म योग को वो स्वीकार कर लेती हैं तो उन्हें लगता है कि हाय राम ये कहाँ फंस गए हम। इसलिए क्योंकि कर्म योग पे बात करने के लिए कृष्ण कितनी बार आएंगे? कृष्ण एक बार आते हैं, 18 अध्यायों में दुनिया भर की बातें करके जाते हैं, है कि नहीं? परंतु हम उसे पढ़ते नहीं हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं अष्टांग योग चूँकि ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है वही इस समय हठ योग और अष्टांग योग सबको वही प्राप्त करना है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हर सुबह की एक शाम होती है और संभवतया मैं समझता हूँ कि फेमिनिज़्म के दृष्टिकोण से महिलाएं जो कि जिन्हें लगता है कि वो आगे नहीं है, वो जहाँ आगे हैं वो मार्केटाइज नहीं है, आगे तो है ही है, वो आगे ही तो है महिला। और वो फेमिनिज्म अच्छा, आपने ना मेरा भी दृष्टिकोण चेंज कर दिया। एक्चुअली मैं भी इस बात को मैं भी सोचता था, ये प्रश्न मेरा भी था कि आखिर ये महिलाएं चली कहाँ जाती हैं, लेकिन वो जहाँ जा रही हैं हमारा वो रास्ता नहीं, हम उसे देख नहीं पा रहे। वो कहीं किसी आपके रास्ता चेंज कर गए। राइट, आप पुरुष के हम सोच रहे हमारे ही रास्ते पे क्यों नहीं आ रही हैं। हाँ, हमारे ही रास्ते पे वो क्यों नहीं आ रही है, क्यों है वो? मैं आपके रास्ते पे क्यों है? मेरे रास्ता मेरे यूनिवर्स ने दूसरा दे के रखे है, दूसरा कार्य तो उसमें ही मैं ग्रेसफुल होके और सुंदरता के साथ मैं उभार के आऊंगी, मेरे ऊर्जा लेके आऊंगी। मैं आपके रास्ते पे क्यों आऊँ? ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। अब अगेन फिर हम लोग हॉरिजन चेंज कर रहे हैं कई। असल में आज चूँकि क्या है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैडम का अपॉइंटमेंट मिलना इतना कठिन है और उसमें भी आज हमने इनको पकड़ा हुआ है अनुरोध करके, हाथ पैर जोड़ के। तो मैं चाहता हूँ खूब सारी बातें आपसे कर लूँ। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, खासकर इधर हमारे तरफ पश्चिम में, आपके लिए पश्चिम और यहाँ के लोगों के लिए पूर्व बंगाल। ये माना जाता है कि बंगाल में तंत्र योग खूब फला फूला, परंतु अब तंत्र योग कहीं नहीं दिखता।
उतना नहीं दिखता। ये माना जाता है, पहले लोग, आजकल लोकगीतों में आप देखते हैं कि लोग मानते हैं कि जो बंगाल के लोग होते हैं उनके लिए तंत्र करना बहुत आसान होता है, तंत्र के विषय में वो काफ़ी ज्ञानी होते हैं। परंतु अब वो तंत्र योग उस तरीके से नहीं है समाज में। तो अभी भी पहला प्रश्न तो यही है कि क्या वहाँ अभी भी भूत प्रेत पिशाच बैताल इत्यादि की पूजा कर ली जाती है, रोक लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है? और तंत्र योग है तो क्या तांत्रिक गतिविधियां अभी भी बंगाल में है? पहला प्रश्न तो ये है कि तांत्रिक गतिविधियां हैं, आप बताएंगी क्योंकि आप वहीं से हैं। और दूसरा ये कि क्या तंत्र योग समाज के कल्याण के लिए भी साबित हो सकता? क्या एक अष्टांग योगी भी तंत्र योगा सीख सकता है? देखिए, हर एक स्ट्रीम अलग होता है और हर एक योगी की इच्छा अलग होता है। तो अगर किसी को तंत्र योग सीखना है तो ऑब्वियसली यू आर वेलकम, आप सीखिए। और उसमें अगर आप अच्छा देखिए, एक चीज़ से ना दो चीज़ ही होते हैं। आप अगर तंत्र योग सीख रहे हो उसको आप यूटिलाइज करके ख़राब भी कर पाओगे और अच्छा भी कर पाओगे। अगर आप आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अच्छा करोगे या ख़राब करोगे। लेकिन एक चीज़ तो है, तंत्र योग यूज़ करके अगर आप कुछ ख़राब कर रहे हो किसी के लिए, वो आपके ऊपर ही आएंगे। वो तंत्र में है, आप मानो या ना मानो, वो तंत्र में है कि अगर आप किसी के खराब कर रही हो तो वो आपके ऊपर ही आएंगे एक टाइम के बाद। ठीक है, हर एक चीज़ यूनिवर्स ऐसा गोल होते हैं। अगर वो आप यहाँ पे कुछ कर रही हो, ऐसे घूम के ये आपके पास ही फिर से आएंगे। तो ध्यान में रख के करिए जो भी करना है। दूसरी बात आपने जो बोले कि पश्चिम में ये जो अभी तंत्र वंत्र बहुत ज़्यादा होते हैं, भूत की जो कहानियाँ होते हैं वो, तो मैं बोलूँगी कि पश्चिम की अलग है भारत से। नहीं, भारत का ही पश्चिमी हिस्सा हिस्सा तो भारत का ही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह में भूत होते हैं। अगर वहाँ पे भूत सिर्फ पश्चिम में नहीं होते, सारी जगह पे होते हैं। भगवान अगर सारे, वृंदावन में भी भगवान है तो वृंदावन में भूत भी है, पिशाच भी है, सारे जगहों में ऐसे होते हैं। तो हो गई है कि लोग कौन से भगवान के ज़्यादा या फिर फॉलोअर्स है, ऐसा है। तो पश्चिम में ये शिक्षा होते हैं एवं है। अच्छा, अभी भी है? अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है, हमेशा रहेंगे। लेकिन जो पश्चिम को लेकर लोग सोचते हैं वो नहीं है। लोग थोड़ा सा क्या होता है ना, अगर इतना है तो इसको इतना बोलते हैं, और पश्चिम में आके लोग सीख के बाहर जाके उसको अलग से यूटिलाइज करते हैं। अगर पश्चिम में आया, आपको अच्छा कुछ सिखाया है और आप वो बाहर जाके कुछ और ही कर रही हो, तो क्या वो पश्चिम की फॉल्ट है? नहीं है ना। तो पश्चिम में वो है माँ की शक्ति है। अगर आप पश्चिम में देखो, वहाँ पे सिर्फ माँ की भक्ति है। माँ क्या कभी कोई संतान के कुछ खराब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, शिक्षा तो है, आप सीख के जाके आप खराब करोगे या भला करोगे, ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, ये माना जाता है कि काली तंत्र जो है, तांत्रिक शिक्षाओं में काली तंत्र का बड़ा नाम है, और चूँकि काली माता कलकत्ते में स्थापित है और विभिन्न स्वरूपों में स्थापित है, ये भी माना जाता है कि बैतालों को समाप्त करने के लिए, पिशाचों को समाप्त करने के लिए माता काली का बड़ा योगदान रहा है। तो जो कलकत्ते का काली मंदिर है, तांत्रिक गतिविधियों में अभी वो इन्वॉल्व है या नहीं? देखिए, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। अगर हम ना करें तब भी अच्छे होंगे। ये बहुत ही माँ के साथ रिलेटेड है। लेकिन मेरा मानना है, जहाँ पे अच्छा कुछ होता है वहाँ पे बहुत कुछ खराब भी होते हैं। हम दोनों चीज़ को मान के ही चलना पड़ेंगे, और दोनों चीज़ को हम दिमाग में रख कर आपके पथ आपको चुनना है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। एक योग शिक्षक के स्वरूप में मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न हमेशा जागृत होता है कि एक योग शिक्षक जब योगासनों की बात करता है, जब प्राणायाम की बात करता है, तो इन सब में वो समाधि को भूल जाता है। अब उसे हम योगाचार्य बोलें, योग गुरु बोले, चाहे जो भी बोल ले, लेकिन वो अपने मूल उद्देश्य को भूल के इधर ही किधर भटक रहा है रास्ते में। क्या एक योग शिक्षक को समाधि याद रखना चाहिए? क्या एक योग शिक्षक को समाधि के लिए प्रयासरत रहना चाहिए? क्या एक योग शिक्षक के लिए समाधि का कोई अर्थ भी है, या ऐसे ही पतंजलि से गलती हो गई?
सर जी, आप जो बोले कि ये योग शिक्षक के लिए कि समाधि की कोई अर्थ है या नहीं है, समाधि की अर्थ कोई योग मतलब जो टीचर है वो बोलेंगे कि समाधि की कोई अर्थ है या नहीं है, वो तो पतंजलि बोल के गए हैं, है ना, वो है। द थिंग इज सर, मुझे लगता है कि समाधि को लेकर अभी लोग बात नहीं करते या फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते कि ना वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस है। अगर आप समाधि प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ मतलब ऐसे ही आपके जीवन से सब त्याग हो जाएंगे। और ये है कलियुग, कलियुग है। तो कलियुग में कैसे लोग हर कुछ छोड़ दे? लोगों का तो इतना अच्छा कर्म ही नहीं है कि लोग सारे कुछ छोड़ दे। इतना सारा साधु संत लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं। अभी वो लोग भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो लोगों का भी ऐसे हर रोज चैनल में मतलब अच्छे बातें आ रहे हैं। तो आप सोचिए, वो लोग भी इतने सारे लोगों को ठीक करने के लिए वो बैठे हुए हैं, अभी वो भी वही काम कर रहे हैं। तो कलियुग का ना, मुझे ऐसा लगता है कलियुग का पथ अलग है। कलियुग का समाधि वही है कि आप इस युग में रह के यहाँ पे काम करो और कर्म अच्छा करो, और वही आपकी समाधि है। वाह, वो मुझे लगता है क्योंकि अभी हाँ, क्योंकि ये कलियुग है ना। कलियुग में बैठ के अगर मैं सोचूंगी नहीं मुझे शांत रह के आंखें बंद करके नदी में जाके बैठ के कुछ करना है, तो करो, और नदी में जाके बैठ के आप करो, फिर आप ही करते करते चली जाओ। तो आप क्या वो तो लोगों के पास ही नहीं जाएंगे। और आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, वो भी अच्छे है, वो भी है। जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग तो भगवान की मतलब वो लोग स्वयं भगवान हैं जो आए हैं, कुछ काम करके फिर वो चले गए, हिमालय में बैठे हैं और हिमालय में साधना कर रहे हैं। लेकिन जो इस कलियुग में भी बैठ के वो टीचर लोग हैं ले लीजिए, या फिर बड़े बड़े शांत लोग ले लीजिए, साधु लोग ले लीजिए ना हमारे, तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग भी समाधि ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस कलियुग की जैसा कर रहे हैं। ये सही बात कहा आपने। ये मुझे लगता है, पता नहीं मैं कितनी सही हूँ गलत हूँ। इसको अगला प्रश्न वैलिडेट कर देगा। लोग दर्शकों का ये मानना है कि आप बॉलीवुड से आई हैं। नहीं, मैं बॉलीवुड आई मीन फिल्मों से आई हैं। फिल्मों को हम लोग बॉलीवुड ही बोलते थे जनरली। क्या फिल्मों से आई हैं और आपने योग को आत्मसात कर लिया, अब आप योगिनी हैं, तो आप सिर्फ बातें करती होंगी, मंत्र वगैरह आपको शायद ही आता हो कुछ। जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ ये कि काफ़ी सारे शानदार मंत्र आप उच्चारित करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक वो मंत्र जो आप भोजन के दौरान करती हैं अक्सर, ये शायद दर्शक ना जानते हो, मैं बताऊँगा इसके बाद। एक बार कोई 2-3 मंत्र अगर आप उच्चारित करें संस्कृत का, ताकि जनता इसको जाने एटलीस्ट कि राई को था हवा की योग शिक्षिका नहीं है, हवा में योग शिक्षिका नहीं है, डीप रूटेड योग शिक्षिका है। एक कोई भी मंत्र। तो जब भी अगर बोल दिया है कि हाँ मैं आई हूँ, मैं टॉलीवुड से बिलोंग करती हूँ, तो हाँ मैंने भी सीखे हैं, जब बहुत कुछ सीखे हैं मैंने। ऐसा भी हुआ है कि मैं 6 महीने आश्रम में रही हूँ, 3 महीना मैं आश्रम में रही हूँ। जब मैं ये लाइफस्टाइल स्टार्ट किया तो इतना आसान नहीं था मेरे लिए ये लाइफस्टाइल स्टार्ट करना। शायद आसान ही था, शायद, क्योंकि मैं बोलूँगी मुझसे भी ज़्यादा और साधना वाले लोग हैं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा था कि मेरे लिए भी ऐसा लगता था कि जब मैं वॉकिंग कर रही थी इस पथ में, तो मेरा दरवाज़ा से खुल रहे थे। तो सारे फैमिलियों से दूर रहना, मैं सिर्फ साल में सिर्फ मैं 2 बार अपने फैमिलियों से मिलती हूँ, 2 ही बार साल में मैं, और वो भी सिर्फ 1 वीक और 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेती हूँ, मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और लेकिन ऐसा है कि इसको हम मेरा टाइम, अगर इतना टाइम फैमिली को देना है तो इतना ही देती हूँ, उसके बाद मैं अपने जीवन में फिर से लौट के आती हूँ। तो ये जो एक लाइफस्टाइल्स होते हैं कि वन काइंड ऑफ आप अलग रह रही हो, अपने एनर्जी को सेव कर रही हो, अपनी एनर्जी को सही तरह से काम करने के लिए आप अपने एनर्जी को सेविंग्स कर रही हो। तो ये जो लाइफस्टाइल में आने के बाद मुझे मंत्र सीखना पड़ा, और मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा मंत्र सीखना है। और मंत्र से जो पावर मिलते हैं ना, मैं बोलूँगी कि कहीं और चीज़ों से नहीं होते हैं। जप करने से जो आपको पावर मिलेंगे वो किसी चीज़ में नहीं मिलेंगे। और जो पावर तो आप छोड़ दो, जो शांति आपको मिलेंगे ना, और जो क्लियरिटी आपको मिलेंगे ना, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो मैं बोलूँगी कि सारे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं कि आप जप करिए, कोई भी जप लीजिए, राधे राधे बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए,
शंभो सदाशिव बोलिए, जैसे कि मैं बोलती हूँ। हाँ, एक दो मंत्र बोल के बताएं आप। तो अभी जो हमारा एक मंत्र अभी यूट्यूब में आया है, आप सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म में आप सुन पाओगे वो मंत्र, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी मेरे शिव जी को याद करके और मेरे गुरु को याद करके ही। योनि शक्ति शिवा शिवोहम, योनि शक्ति ज्ञानम सोहम, लिंगम शंभो शिवा शिवा। आप 15 मिनट्स की ये मंत्र है, आप सुनिए। मंत्रों के संदर्भ में लोग ये मानते हैं कि राइकोथा जो अपनी इंडस्ट्री से नहीं रही और वापस योग ने इन्हें आत्मसात किया, उन्हें मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं होगा। आपने अभी सुना कि कितने शानदार तरीके से और बहुत ही विनम्रता के साथ आपने एक मंत्र को प्रेषित किया आप सभी के मध्य में। मैम, एक प्रश्न बड़ा आवश्यक मैं समझता हूँ, वो है उद्यमिता। जब हम योग की बात करते हैं तो इसमें ये माना जाता है कि फ्री में योग करावें। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, योग पैसे से नहीं कराया जाना चाहिए, योग को समाज में मतलब ऋषियों ने कल्याण के लिए भेजा था, लिहाजा सूर्य पैसा नहीं लेता चमकने का, चंद्र पैसा नहीं लेता, है ना, प्रकृति, हर वो चीज़ जो बहुत महंगी है वो फ्री है, मुफ्त है। तो फिर योग भी मुफ्त होना चाहिए था और योग शिक्षकों को मुफ्त में योग कराना चाहिए था। आपकी क्या राय है इसमें? जो ऋषियों के बारे में आपने अभी बोला, वो कौन सी योग के बारे में बात कर रहे हैं आप? मतलब अष्टांग योग वाली बात है। जी। तो अभी ये कली योग है। अभी के जो लोग हैं ना, जो मतलब जो सीखने के लिए आते हैं ना, वो भी चेंज हो चुके, सब कुछ चेंज हो चुके हैं। तो मेरा मानना है बिना पैसों से मतलब दक्षिणा लेकर ही कुछ करना चाहिए। मैं फ्री योगा कभी सपोर्ट नहीं करूँगी और मैं आज तक कभी क्या नहीं। अच्छा, लोग एक बात कमेंट करेंगे कि क्यों करेंगी आप फ्री, क्योंकि आपका तो अपना ही चार्ज है, घंटे पीछे आप 10-10 हज़ार रुपये ले लेती हैं, इस तरीके का, मतलब आप स्वयं भी बहुत एक्सपेंसिव योग शिक्षिका हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा मानना होता है जीवन में ना सबसे कीमती चीज़ है समय। अगर मैं अपना समय दे रही हूँ और अगर जो ले रहा है उनको लगता है कि मेरे पास आना है और मेरा समय लेना है, तो उसका दक्षिणा तो मैं लूँगी। चलिए, अब बहुत क्विकली मैं कुछ आपसे रैपिड फायर प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। योग को आध्यात्म में रहने दें या योग को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए? दोनों, लेकिन हमें जो पतंजलि ने सिखाया, हमारे जो गुरु परंपरा, उसमें रहे, वो मैं बोलूँगी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, योग शिक्षकों को जैसा वस्त्र धारण करना चाहिए या वो कुछ भी ऊट पटांग पहन के जा सकते हैं? नहीं, ऊट पटांग तो कैसा होता है, वो उसको उस विषय में बहुत सारे बातें करना पड़ेंगे। ऊट पटांग वाला क्या होता है? अगर मैं बोलूँगी कि सिर्फ साड़ी पहन के योग करो, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, जो ड्रेस योग के लिए सुंदर है वो पहनिए और करिए। अच्छा, अष्टांग योग ही इतना क्यों पॉपुलर है, अन्य योग क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अष्टांग योगा ही सिर्फ पॉपुलर है। शायद किसी को लगता है, मुझे लगता नहीं है। और रही बात कि शायद इसमें सिर्फ एडवांस कुछ करते हैं और शायद कुछ सिर्फ उसमें आसन के बारे में और एडवांस चीज़ों के बारे में ही बोलते हैं। अच्छा, एक जिम्नास्ट वाले में, एक जो शरीर जो तोड़ने वाला जोकर है उसमें, और एक योग शिक्षक में वो जो अच्छा एडवांस आसन कर लेता है, इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? बहुत मौलिक अंतर है। जो जिम वाले हैं ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और जो योग सीखते हैं, जिम्नास्टिक्स वाले जो बहुत अल्ट्रा फ्लेक्सिबल होते हैं, अल्ट्रा फ्लेक्सिबल जो होते हैं, जिम्नास्टिक्स वाले बच्चे होते हैं। हाँ, तो अभी इसमें जो जिम्नास्टिक वाले बच्चे होते हैं ना, इसमें अंतर थोड़ा सा तो है। वो लोग सिर्फ बॉडी को लेकर काम करते हैं, और जो योगा सीख के आसन सीखने के बाद जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, वो सांस, बॉडी, फिर मन को लेकर भी करते हैं। ठीक बात है। एक चीज़, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है साधना की। योग शिक्षक साधक नहीं बचा इस समय, आपकी क्या टिप्पणी है इसमें? साधक नहीं बचा? हाँ, साधक नहीं है, योग शिक्षक साधक नहीं है। आज का योग शिक्षक पूरी तरीके से समाज में संलिप्त है, व्याप्त है, सामाजिकता को आत्मसात किए हुए है। मौलिक रूप से वो उन साधनाओं को स्वीकार नहीं कर पाता है सिवाय सिर्फ बोलने के। तो जो व्यक्ति साधक नहीं बचा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ऐसा नहीं है, कुछ है ऐसा ही, और कुछ अपने साधना भी कर रहे हैं और समाज माध्यम में वो सारे लोगों के बीच द्वैत भाव है बहुत सारे शिक्षकों में, डुअल फेस। हर एक शिक्षक द्वैधी भाव का शिक्षक है।
वो सामने अपने क्लाइंट्स के सामने जाता है तो बोलता है कि आपको सुर और सुरा से दूर रहना चाहिए, आपको और खुद ही और खुद भी वो संध्या के समय मधुशाला पहुंच जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या टिप्पणी है? टिप्पणी कुछ नहीं है, मतलब इसमें मैं क्या बोलूँ, लेकिन अच्छा है कि आप करिए, आपका मन का करिए, लेकिन सामने आके ये सब मत बोलिए कि आप ना करें। हाँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना हाँ, चाहिए। अंतर होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वो हमेशा से योग शिक्षकों को प्रभावित करता है कि योग शिक्षक विदेश में स्थापित होना चाहता है, जो कि आप तो पूरे विश्व में स्थापित है। फॉरेन जाने के लिए या एक व्यक्ति को क्या ऐसा गुण लेना चाहिए कि वो विदेश चला जाए? देखिए, इसमें बहुत सुंदर प्रश्न है बहुत ही सुंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप विदेश जाइए और जो योग हमारे इंडिया के जो योग है वो सारे विश्व में आप विचार करिए और सारे स्टूडेंट्स को सिखाइए, लेकिन बास आपके ना इंडिया में ही हो, वो ही अच्छा है। देखिए, वृंदावन बास बोलते हैं ना, तो ऐसा भी बहुत सारे साधु है, संत है जो वृंदावन से है, कथावाचक है जो वृंदावन से है, लेकिन उन लोगों की अभी वृंदावन में बास नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत सारा प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारा बहुत होते हैं, वो जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फिर वृंदावन आप एक आश्रम बना रही हैं। हाँ। किस तरीके का आश्रम बना रही हैं? वो आश्रम योगा आश्रम होगा, मतलब जहाँ पे आप आ पाओगे, सारे बच्चे आके जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग ले पाएंगे, और उससे भी ज़्यादा जैसे कि आप ऐसा होता है ना कि सारे काम में आप अपने खुद को ही भूल जाते हो, तो बेसिकली उस आश्रम में आप 21 डेज़ के हमारे जो एकांत निवास होंगे, जहाँ पे आप आके एकांत में अपने खुद के साथ। विदेशी कंपनियां भारत में योग बिजनेस को, योग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ग्रास्प कर चुकी हैं, बांध चुकी हैं, जिसमें खास करके योगा अलायंस 13,09,000 समथिंग करोड़ डॉलर उन लोगों ने पिछले 2 वर्षों में कमाया है। ये उनकी टोटल आय है। योगा अलायंस शब्द, मेरा मौलिक शब्द ये है। क्या एक भारतीय योग शिक्षक को योग अलायंस से सर्टिफाई होना अनिवार्य है? कोई जरूरी आवश्यकता है? एकदम नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करती। आप सपोर्ट नहीं करते? मैं सपोर्ट नहीं करती। एक अंतिम प्रश्न, रायकोथा का गुरु कौन है? मेरा तो वैसे मेरा पहले शिक्षा जो मिले थे मेरी ग्रैंड माँ से मिले थे, उसके बाद मेरी बड़ी माँ से मिली है, और उसके बाद मेरा कोच रहे हैं चंदना मैम, और उसके बाद गुरु विश्वकेतु जी मेरे लाइक स्पिरिचुअल फादर। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक पॉडकास्ट है। एक ऐसी लड़की जो स्टारडम में रहा करती थी, एक ऐसी लड़की जो बहुत निश्चलता से अपने क्रियाविधि को आगे अग्रसित कर रही थी और उसमें सफलता प्राप्त भी कर रही थी, परंतु इस सफलता के दौरान उसे कुछ ऐसा लगा कि जो उसके लिए बहुत अनिवार्य नहीं था। एक ऐसी विषववृत्ति जहाँ पे रायकोथा अपने आप को थोड़े दिन के लिए सस्टेन नहीं कर पाती हैं, और एक ऐसा एक्सीडेंटल यूट्यूब वीडियो जो जाता है जिसे जनता बहुत सराहती है, और फिर रायकोथा वहाँ से अपने विचारों में व्यापक परिवर्तन लेके आती हैं। रायकोथा को लेके आने वाले समाज के उस अभिजात्य वर्ग ने, जिसने इन्हें चुना योग शिक्षक के तौर पे, वो कहीं ना कहीं साधुवाद का पात्र है। धीरे धीरे रायकोथा वर्ष 2017 के उपरांत योग शिक्षा में आती चलती चली जाती हैं, और ये शिक्षा इतनी शानदार होती है और इतनी व्यापकता से होती है कि आज रायकोथा एक साधना, एक साधक बनती चलती चली जा रही है। इस दौरान जब रायकोथा एक साधक हैं, उस दौरान ये नहीं भूलती हैं कि इन्हें अपने धन, अपने दौलत इत्यादि का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि योग शिक्षक खाएगा क्या। आज योग शिक्षकों से पूरी जनता, पूरा विश्व ये अपेक्षा करता है कि वो चाहे खाए कुछ भी, लेकिन वो पैसे ना ले, हमें ठीक कर जाए परंतु हमसे पैसे ना ले। ये एक कष्ट का कारक है। मैं समझता हूँ कि समाज को इससे थोड़ा सा परिवर्तन लेना होगा, और ये परिवर्तन लाने के लिए आपको रायकोथा जैसे शिक्षकों का और ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुसरण करना चाहिए, जिन लोगों ने अपने जीवन को पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में, लौकिक आनंद को कहीं ना कहीं आत्मसात ना करते हुए, थोड़ी सी दूरी बनाते हुए, एक अभिलिप्सा का त्याग करते हुए एक नैतिक स्तर तक उठाया है। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग योग शिक्षक जो इस वीडियो को देखेंगे, वो इन वीडियो से अपने आप को थोड़ी सी प्रेरणा जरूर ले पाएंगे, और ऐसे व्यक्ति जो टॉप पे बैठे हुए, जो 20-25 लाख फॉलोअर्स के साथ में ऊपर बैठा हुआ है, वो भी अपने आप को बड़ा सूक्ष्म मानता है, ईश्वरीय सत्ताओं के सामने सूक्ष्म मानता है, अपने कर्म को ही महत्वपूर्ण मानता है, और इस दिशा में कोई फल की अपेक्षा न करते हुए, जैसा कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस भावना को आगे अग्रसित करते हुए और विश्व
भविष्य को अपना अपना घर मानते हुए उदारता का संपूर्ण परिचय देते हुए अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप भी स्थापित करें। रायकोता के यदि समग्र मैं पॉडकास्ट को अगर सम करूं तो एक बात जो इन्होंने कहा, अयम निजम परम वेति गणा नाम लघुचेत सब उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना को आपको आत्मसात करना चाहिए। पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, न ये मेरा है न ये तेरा है। यही इस पॉडकास्ट का सम टोटल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि भविष्य में फिर आपसे किसी ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात हो जिसका पॉडकास्ट करने का मेरी आत्मा स्वयं कहे कि इनका ज़रूर पॉडकास्ट करना चाहिए और आप सभी तक भेजना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके पास भी बहुत सारा विचार होगा। आपका विचार संप्रेषण का एक अनन्य माध्यम है मुझ तक पहुँचने का। अपेक्षा करते हैं हम अन्य वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।